बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 23 अगस्त पाकिस्तान में इतवार की सुबह आसिम मुनीर डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 267। आज की अहम तरीन खबरों में तीन बहुत ही अहम खबरें आपके सामने रखनी हैं। सबसे पहले तो एक एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके सामने रखनी है कि किस तरीके से इमरान खान साहब को पहले शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल पर भेजने के लिए राज़ी हुए, फिर आखिरी लम्हे कौन डर गया, किसने किरदार अदा किया, कौन जहाज़ पर बैठकर सुबह ही सुबह आकर किसी अहम शख्सियत से मिला, सारे फैसले जो हैं वो वापस करवाए गए, आईएसआई के अंदर से किसने किरदार अदा किया, मिनिस्ट्रीज़ के अंदर कौन क्या किरदार अदा कर रहा था, क्यों आखिरी लम्हे पर पिम्स लाया गया और फिर पिम्स से उन्हें वापस ले जाकर जेल में दोबारा दाखिल कर दिया गया या जेल में बंद किया गया, ये सब कुछ क्या चल रहा था, इसकी एक्सक्लूसिव स्टोरी इस्लामाबाद से मुतबिर जर्नलिस्टों ने हम तक पहुंचाई है। जो उनके मुताबिक वो इस्लामाबाद में बैठकर खुद ब्रेक नहीं कर सकते, उन्होंने ये खबर हमें दी है। अच्छे दिन आएंगे तो उनका नाम और उनका जो क्रेडिट बनता है स्टोरी के लिए वो आपके सामने रखेंगे। दूसरी खबर बहुत ही अहम है कि रावलपिंडी के अंदर अगले 6 महीने के लिए फौज को तैनात कर दिया गया, मतलब फौज मंगवा ली गई। दूसरे लफ्जों में रावलपिंडी फौज के सुपुर्द कर दिया गया। इसके पीछे किसका डर है, कौन क्या डर रहा है या कोई बड़ी शरारत प्लान कर रहा है, ये सब कुछ क्या है ये भी आपके सामने रखेंगे। फिर 27 सितंबर को तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च है, तो 25 सितंबर सिर्फ 2 दिन पहले किसान इत्तेहाद ने भी अपना लॉन्ग मार्च जो है उसकी अनाउंसमेंट कर दी है। अब सिर्फ 2 दिन पहले पीटीआई से अगर किसान इत्तेहाद का लॉन्ग मार्च भी हो रहा है तो इसकी जाहिर है बड़ी संगीन रेमिफिकेशंस होंगी। ये सब कुछ क्या हो रहा है और भी बहुत सारी अहम खबरें हैं आज के इस व्लॉग में, लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा रावलपिंडी वाली खबर पर आ जाऊं और फिर आपके सामने एक्सक्लूसिव खबर रखते हैं कि ये शिफा इंटरनेशनल वाला सारा जो मामला था ये किस तरीके से आप ये कहिए कि तब्दील किया गया, इसके अंदर कौन कौन से किरदार थे, इसके ऊपर से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले तो रावलपिंडी को अगले 6 महीने के लिए फौज के सुपुर्द कर दिया गया, वहां पर फौज बुलवा ली गई। आज मेरी कम अज कम 2 सीनियर तरीन फौजी अफसरान से बात हुई। जब मैं सीनियर तरीन कह रहा हूं तो दोनों जनरल लेवल के रिटायर्ड फौजी अफसरान और जिन्होंने रावलपिंडी में, जाहिर है तकरीबन सभी सीनियर अफसरान ने रावलपिंडी में किसी ना किसी तरीके से सर्व किया होता है क्योंकि वहां पर जीएचक्यू है, तो दोनों ने बहरहाल रावलपिंडी के अंदर सर्व कर रखा है। दोनों का ओपिनियन ये था कि रावलपिंडी में हिस्टोरिकली आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि वहां तो पहले ही फौज है, जीएचक्यू भी है और उससे मुल्हका और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो शहर तो वैसे ही फौज के हवाले है। वो कहते हैं कि उस शहर को दोबारा से फौज के हवाले करना, मतलब ऑफिशियली एक नोटिफिकेशन निकाल कर फौज को वहां पर तलब कर लेना, मतलब शहर को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से निकाल के फौजी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ऐसे ही समझ लीजिए जैसे एक केस नॉर्मल कोर्ट में चल रहा हो तो उसे आप मिलिट्री कोर्ट में भिजवा दें, या आप समझिए कि कहीं पर मार्शल लॉ लगा दें। तो एक किस्म का आज से रावलपिंडी के ऊपर मार्शल लॉ लग गया है। बाकी मुल्क के निस्बत रावलपिंडी के ऊपर बिल्कुल अब डिफरेंट किस्म के कवानीन होंगे। वैसे तो बलूचिस्तान के भी बहुत सारे इलाकों के अंदर फौज ही फौज है या फौज का ही नज़्मो नस्क है, जितना भी रह गया अब जो हालात बन गए हैं, लेकिन वहां पर भी इस तरीके से उस इलाके को फौज के हवाले नहीं किया गया। रावलपिंडी पूरे पाकिस्तान में इस वक्त शायद वाहिद अदारा इलाका होगा, शायद कोई इक्का दुक्का और भी हो, बाद में लोग कहेंगे ये गलत बयानी कर रहे थे, लेकिन जो बड़े और आप ये कहिए कि रिनाउंड स्टेशंस हैं उनमें रावलपिंडी वाहिद अकलौता अब एक शहर होगा जो फौज के हवाले किया गया, मतलब जिसमें मार्शल लॉ लगा दी गई है, अब वो सिविलियन गवर्नमेंट के नीचे नहीं रहा। इस पर शाहीन सहबाई साहब ने बहुत ही उम्दा तबसरा किया है। उनका कहना यह है कि ये असल में इसलिए फौज के हवाले किया गया है कि आसिम मुनीर को बहुत ज़्यादा डर है। उनका कहना यह है कि आसिम मुनीर जो हैं वो बहुत ही वाजबी किस्म के फौजी थे, मतलब कि एक तो वो पहले एयरमैन भर्ती हुए एयरफोर्स के अंदर, फिर वो ओटीएस के ज़रिए फ़ौज के अंदर आए, फिर फ़ौज के अंदर आने पर भी वो बहुत ही एवरेज उनकी परफॉर्मेंस थी और वो किसी भी तरह से ऊपर आते गए। हालांकि वो कहते हैं कि वॉर कोर्स में भी अमूमी तौर पर जितने भी लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं उन्होंने या यूके से अपना वॉर कोर्स किया होता है या उन्होंने अमेरिका से अपना वॉर कोर्स किया होता है। शाहीन सहबाई साहब के मुताबिक ये इतने नालायक थे कि इन्हें ना यूके में एडमिशन मिला
ना ही इन्हें अमेरिका में एडमिशन मिला, जिसकी वजह से मजबूरन इन्होंने जाकर मलेशिया से वॉर कोर्स किया उनके मुताबिक, और जिस वजह से जो दूसरे हमपल्ला इनके साथी थे उनके ये बराबर जाहिर है अपने आप को नहीं समझते थे, तो बहुत सारे इनके अंदर कॉम्प्लेक्सेस हैं और फिर OTS से भी आए थे और अब उन कॉम्प्लेक्सेस को निकाल रहे हैं और सभी अपनी तरह के मीन अपने से ज़्यादा जो कोई इंटेलिजेंट है उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी चंद हफ्तों में इन्होंने मिलिट्री के अंदर बहुत सारी प्रमोशंस करनी है, 10-12 तो मेरे ख्याल लेफ्टिनेंट जनरल्स बनाने हैं, तो उन्होंने अपनी तरह के या अपने से कम जो इल्म रखने वाले या अहलियत रखने वाले लोगों को प्रमोट करना है और उन्हें डर है कि कहीं फ़ौज के अंदर से उनके खिलाफ कोई रिवॉल्ट ना हो जाए। ये शाहीन सेवाई साहब का तज्जिया है कि इस वजह से उन्होंने जो उनके दिल के अंदर खौफ है, जो उन्होंने गलत काम कर छोड़े हैं अभी तक, इस वजह से उन्होंने रावलपिंडी को फ़ौज के हवाले कर दिया है। लेकिन बहरहाल जो भी वजह है, जो भी वजह, कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल करना है इसलिए रावलपिंडी को फ़ौज के हवाले किया। मैं ये नहीं समझता, क्योंकि इस वक्त भी इमरान खान साहब तो मिलिट्री के ही कब्ज़े में हैं, मतलब उनको तो फ़ौजी जर्नल्स ने ही अगवा कर रखा है, तो उनको मिलिट्री ट्रायल करने से किसने रोक रखा है? वो उन्हीं के पास है, तो उन्हीं के पास है इमरान खान साहब। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इसके लिए पूरे रावलपिंडी को इन्होंने सुपुर्द करना है। अब ये भी हो सकता है कि रावलपिंडी के अंदर मारधाड़ ज़्यादा करनी हो, माल पानी वहाँ बहुत है, तो उन्होंने कहा कि एक ही दफ़ा काम निबेड़ो, इसको भी पूरे रावलपिंडी को ही कैंट डिक्लेयर कर दो और इसे फ़ौज के हवाले कर दो और फिर हम यहाँ पर जो मर्ज़ी करें। तो बहरहाल ये सूरत हाल आज बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, जिसके ऊपर मुनीब फ़ारूक, जो कि आपको पता है कि अर्दली हैं बेचारे, उन्होंने इस पर तबसरा किया है कि इसको सीरियस ना लिया जाए, ये एक मामूल की मूवमेंट है। अब जाहिर है सभी को पता है कि ये ऐसे ही बकवास तज्जिया उन्होंने किया है, ये मामूल की मूवमेंट नहीं है। 6 महीने के लिए रावलपिंडी जैसे शहर को, दारुल हुकूमत के साथ जुड़े हुए शहर को फ़ौज के हवाले करना जाहिर है ये मामूल की मूवमेंट नहीं है। तो कुछ लोग ये भी तज्जिया कर रहे हैं कि हो सकता है दोबारा से ईरान वगैरह का जो एग्रीमेंट है वो कहीं यहाँ ना होना हो, इसलिए हवाले ना किया गया। वो भी बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर इस्लामाबाद को भी हवाले किया जाता। तो बहरहाल ये बहुत ही इसके दूररस नताइज हो सकते हैं। आपको याद करना होगा फरवरी के महीने में हमने आपको एक खबर दी थी कि रावलपिंडी, गवादर, कराची और कुछ इलाकों को, कोयटा का भी नाम लिया था, कि इनके बारे में सोचा जा रहा है कि इन्हें वफाक का हिस्सा बना लें। तो उस चीज़ को भी सामने रखिए। अभी कुछ हतमी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जाहिर है ये कोई बड़ी उम्दा हरकत नहीं की आसिम मुनीर साहब ने फ़ौज के हवाले रावलपिंडी को करके। तो ये पहली बात है। दूसरी तरफ खुजदार में वकार खान आज हमारे सामने वीडियो रख रहे हैं कि खुजदार में BLA ने घात लगाकर फौजी गाड़ी पर हमला कर दिया। गाड़ी में मौजूद तमाम फौजी शहीद हो गए, उनकी लाशें सड़क के किनारे फेंक दी गईं और उनके मुताबिक जो है वो जाहिर है पूरे पाकिस्तान के लिए ही ये कोई अच्छी खबर तो नहीं है। लेकिन जाहिर है वो सवाल पूछ रहे हैं कि एक तरफ रावलपिंडी की सिक्योरिटी जो है वो फ़ौज ने संभाल ली है और दूसरी तरफ जो बलूचिस्तान की सिक्योरिटी है वो BLA ने संभाल ली है। और जो आपने देख ही लिया कि जो खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे इलाके हैं वहाँ या तो जो अमन कमेटी है, मतलब पुलिस ने अमन कमेटी बनाई है और वो कहते हैं कि यहाँ फ़ौज नहीं रहेगी, हम इसको सिर्फ कंट्रोल करेंगे। उनके मुताबिक जब फ़ौज वहाँ पर आ जाती है तो दहशतगर्दी बढ़ जाती है, पुलिस वालों को कत्ल करना शुरू कर दिया जाता है और वो इनडायरेक्टली इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसमें फ़ौजी अफसरान शामिल हैं उनके यहाँ दहशतगर्दी करवाने में। तो वहाँ जो दहशतगर्द हैं कुछ इलाके उन्होंने संभाले हुए हैं, जाहिर है बॉर्डर से के करीब बहुत सारे इलाके उन्होंने नो गो एरिया बनाए हुए हैं, वहाँ की सिक्योरिटी TTP ने संभाली हुई है। जो कुछ सेटल्ड इलाके हैं वहाँ पर पुलिस अमन कमेटी ने फ़ौज को कहा है कि यहाँ से चले जाइए और उन्होंने उसकी सिक्योरिटी संभाली हुई है। बलूचिस्तान में कई इलाकों में BLA ने नो गो एरियाज़ बना के उनकी सिक्योरिटी संभाली हुई है और हमारे मुहतरम फील्ड मार्शल साहब ने फ़ौज को कहा है कि आप रावलपिंडी की सिक्योरिटी संभाल लें। माशाल्लाह प्रायोरिटीज़ क्या हैं ये आप खुद ही देख लीजिए। अब चलते हैं उस खबर की तरफ जो हमने आपको बताया कि हमारे पास एक एक्सक्लूसिव खबर है। अच्छा, इस खबर की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब मेरे पास ऐसी खबर होती है कि जो मैंने खुद कंफर्म नहीं की होती तो मैं आपको पहले डिस्क्लेमर देता हूं। मैं बिल्कुल भी आपको जो खबर मैं कंफर्म ना कर सकूं उसको बिल्कुल सच बना के आपके सामने पेश नहीं करता। ये जो खबर है ये बहुत ही मोतबर 2 सहाफ़ी हैं, बहुत ही सीनियर सहाफ़ी, बहुत सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने मुझ तक ये खबर पहुंचाई है। उनसे जब मैंने आप जैसे डेविल्स एडवोकेट बन के काउंटर क्वेश्चन किए
और उनसे मैंने उनकी मंतक पूछी, उनके सोर्स को तो नहीं ज़ाहिर है पूछा, लेकिन सोर्स की सेहत के बारे में पूछा। तो खासी इम्पैक्टफुल इंफॉर्मेशन थी उनके पास, ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो बिल्कुल आप ब्रश अवे नहीं कर सकते, लेकिन एट द सेम टाइम वो ऐसी इंफॉर्मेशन भी नहीं कि जिसे मैं खुद से वैलिडेट कर सकूं इस वक्त। इसलिए बेशक आप इसे सुनी सुनाई समझें खबर को, बेशक आप ये कहें कि हेयर से है, मुझे किसी ने बताई है, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि आने वाले दिनों में जो कुछ अनफोल्ड होगा, ये इंफॉर्मेशन जब आपके पास होगी तो शायद आपको मदद मिलेगी और आने वाले दिनों में ये भी परख हो जाएगी आपके लिए भी और मेरे लिए भी कि ये जो मुझे दो सीनियर जर्नलिस्टों ने ये खबर दी है ये किस हद तक दुरुस्त है। उन दोनों सीनियर जर्नलिस्टों ने मुझे ये बताया कि असल में ये जो भी बातचीत चल रही थी इसमें मोहसिन नकवी साहब आगे आए। मोहसिन नकवी साहब एक व्हीलर डीलर हैं, बहुत ही वो मीठी जुबान में बात करते हैं। वो भले आपको जहर का टीका लगाएं लेकिन उनकी जुबान और अल्फाज बहुत मीठे हैं, इसलिए जो भी उनके साथ डील करता है वो उनका गर्विदा हो जाता है और समझता है कि वो उन्हीं के सगे हैं। मसलन गंडापुर साहब जो हैं, ये तो मुझे भी पता है कि वो हर जगह मोहसिन नकवी साहब की तारीफें करते थे और कहते थे कि उनसे अच्छा आदमी कोई है ही नहीं। अभी ज़राए ये भी क्लेम करते हैं कि वैसा ही रिलेशनशिप उनका सुहेल नकवी के साथ, अपना सुहेल अफरीदी के साथ भी है। मोहसिन नकवी का वैसा ही रिलेशनशिप इस वक्त सुहेल अफरीदी साहब के साथ भी है, ये जर्नलिस्ट जो हैं ये क्लेम करते हैं। उसके साथ साथ वो कहते हैं कि गौहर खान साहब के साथ भी इनके बड़े अच्छे मरासम हैं। तो उनके मुताबिक अब मोहसिन नकवी क्योंकि एक व्हीलर डीलर हैं, मतलब कि वो अपने फायदे को हमेशा सबसे पहले आगे रखते हैं, एक बिजनेसमैन की तरह उनका जहन चलता है और उनको यह लगता है कि इमरान खान के साथ और पीटीआई के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा ज्यादती कर ली है। उनको लगता है कि कभी इमरान खान आ गए तो उनके लिए मामलात मुश्किल हो जाएंगे, इसलिए अब जो जख्म उन्होंने लगाए हैं, जैसे जाहिर है जो 26 नवंबर को कत्लो गारत हुई, जो जिले शाह का कत्ल हुआ, जो इमरान खान के घर पर हमला हुआ, वो सब वक्त लाहौर में थे वो, और बाद में 26 नवंबर को जब कत्लो गारत हुई तो वो इस्लामाबाद में इंटीरियर मिनिस्टर थे, तो सारी कत्लो गारत के अंदर तो वो शामिल हैं। उनके दोनों जर्नलिस्टों का व्यू पॉइंट यह है कि अब मोहसिन नकवी इन जख्मों पर थोड़ी मरहम रखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आने वाले दिनों में अब वो इसकी एंडिंग अच्छी करें, रिलीफ दे दें थोड़ा सा पीटीआई को, इमरान खान को, ताकि उनके बारे में हॉस्टिलिटी कम हो जाए। इसलिए उन्होंने फील्ड मार्शल से बात की कि हमने काफ़ी कुछ कर लिया है, सदर जरदारी तो अब बिल्कुल सूबे बनाने को तैयार नहीं। मसलन आज ही की अहमद मीर साहब की खबर है, आज ही की, कि सदर जरदारी जो है वो अब ज़हनी तौर पर ईवान सदर को छोड़ने को तैयार हो गए हैं। ये आज ही की खबर है और इस खबर को अगर इस खबर के साथ मिला के देखें तो आपको समझ आएगी कि वो जो खबर है उसमें अहमद मीर साहब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सदर जरदारी अगर सदर हाउस छोड़ने को तैयार हैं, तो दूसरे लफ्ज़ों में हामिद मीर साहब अपना ये तज्जिया दे रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी है वो किसी सूरत सिंध में नए सूबों के हक़ में नहीं है, वो कराची किसी सूरत देना नहीं चाहते और उसके लिए वो सदारत भी छोड़ने को तैयार हैं और सिंध की गवर्नमेंट छोड़ने को भी तैयार हैं। तो अब अगर इस चीज़ को जो मोहसिन नकवी साहब के बारे में स्टोरी हमें दूसरे दो जर्नलिस्टों ने दी उससे मिला के पढ़ें तो आपको समझ आती है कि मोहसिन नकवी साहब ने ज़रूर कहा होगा फील्ड मार्शल साहब को, उन जर्नलिस्टों के मुताबिक तो कहा कि आप मुझे अब पीटीआई के ज़ख्मों पर भी थोड़ी मरहम रखने दें, उनको करीब लाने दें, और जरदारी साहब तो सूबे बनने में इंटरेस्टेड नहीं है, बनाने में, तो मैं पीटीआई को साथ लेता हूँ और पीटीआई जब इसमें वोट दे देगी, 28वीं तरमीम भी होगी, आपने सदर भी बनना है, अगर पीटीआई ने आपको वोट दे दिया तो आपकी इंडोर्समेंट भी हो गई, जो सारा आपके खिलाफ एक महाज था, जो लार्जर अवाम के अंदर आपके खिलाफ एक गमो गुस्सा नफरत है, वो भी कम हो जाएगी और आप सदर भी बन जाएंगे, 28वीं तरमीम भी पास हो जाएगी और पीटीआई के जख्मों पर मरहम भी रख दी जाएगी। उनके मुताबिक इस बात के ऊपर फील्ड मार्शल ने उन्हें गो अहेड दे दिया, जिस पर मोहसिन नकवी साहब ने उनके मुताबिक ये सारी चीज़ की प्लानिंग की और उन्होंने इमरान खान साहब की जो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मूवमेंट है उसमें उन्होंने एक पॉजिटिव किरदार अदा किया कि उनको मूव कर दिया जाए। दोनों सहाफ़ियों के मुताबिक इस चीज़ की कानों कान खबर PMLN को नहीं थी। उनको लगता था कि पीटीआई जो है वो डेस्परेट होकर हाथ पांव मार रही है, जैसे पहले बहुत दफ़ा मारती रही। पहले भी तो पीटीआई कई दफ़ा हाई कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन बात ना बनी। इस दफ़ा भी ऐसे ही पीटीआई सुप्रीम कोर्ट वगैरह जा रही है, बात नहीं बननी। रात गए PMLN को
उन सहाफ़ियों के मुताबिक पता चला कि नहीं, पीटीआई की बात अब बन गई है और ये जो बेंच है ये शायद इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मूव करने का फैसला दे दे। जब रात को ये पता चला, और इसमें यह कहा जा रहा है उन सहाफ़ियों के मुताबिक, वो क्लेम करते हैं, गलत भी हो सकता है, कि एहसन भून ने बहुत ही मरकजी किरदार अदा किया और उनके इल्म में था कि यह सब कुछ हो रहा है। जब इनको यह पता चला तो फौरी तौर पर उन्होंने उस शख्सियत को फील्ड मार्शल साहब से डायरेक्ट बात करने की जिम्मेदारी दी, जो समझा जाता है कि फील्ड मार्शल के बहुत करीब है। वो शख्सियत लाहौर से निकली सुबह के 5:30 बजे अपने घर से। फिर उस शख्सियत ने, मैं शख्सियत का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे जर्नलिस्टों ने जिन अल्फाज में बताया वही अल्फाज आपको बता रहा हूँ, कि वो शख्सियत लाहौर से निकली और उसने जहाज़ में बैठी वो शख्सियत, और वो शख्सियत पहुँची रावलपिंडी। उस शख्सियत ने आकर फील्ड मार्शल साहब से अलल सुबह, अब आपने सवाल पूछा कि क्यों ये सुबह सुबह उन्होंने मुलाकात क्यों की। मैंने भी सवाल पूछा दोनों जर्नलिस्टों से, हालांकि याद होगा ये खबर तो मैं आपके सामने सबूतों के साथ रख चुका हूं 2 दिन पहले, लेकिन बहरहाल जैसे आपके ज़हन में सवाल होते, मैंने भी उन 2 जर्नलिस्टों से सवाल पूछा, भाई सुबह सुबह मुलाकात क्यों हुई। उन्होंने कहा इसलिए हुई कि उसके बाद तो अदालत ने फैसला दे देना था और अदालत ने 1 बजे फैसला दे दिया, इसलिए जो करना था सुबह सुबह ही करना था। तो सुबह सुबह फील्ड मार्शल के साथ मुलाकात की गई और जिसमें ये रिक्वेस्ट की गई कि ये किसी सूरत भी रोका जाए, ये हमारे लिए ऐसी एक सूरत हाल बन जाएगी जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आहो बका की, रिक्वेस्ट की, जो भी आपने कहना है, अपना जो भी वज़न वो शख्सियत डाल सकती थी फील्ड मार्शल साहब के ऊपर, वो वज़न उन्होंने डाला और उनसे वादे वईद लिए कि इसमें आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। दोनों जर्नलिस्ट जो हैं शुरू में नाम नहीं ले रहे थे, फिर मैंने कुरेदा तो उन्होंने नाम भी लिया। शुरू में उन्होंने कहा कि एक अहम फौजी शख्सियत जो है वो भी मोहसिन नकवी साहब को पसंद नहीं करती और वो उनके इस प्लान को भरपूर तरीके से फेल करना चाहती थी। शुरू में मैंने जैसे आपको कहा कि फौजी शख्सियत का दोनों शख्सियात नाम नहीं ले रही थी। कुरेदा तो पता चला कि उनका नाम डीजीसी फैसल नसीर है। मेजर जनरल फैसल नसीर साहब का उन्होंने नाम लिया और कहा कि असल में फैसल नसीर साहब की और मोहसिन नकवी की आपस में नहीं जमती और फैसल नसीर साहब ने इसमें कलीदी किरदार अदा किया इस सारे मामले को सैबोटाज करने में। दोनों सहाफियों का ख्याल यह है कि पीएमएलएन को भी एक्टिवेट और पीएमएलएन की उस शख्सियत को भी लाहौर में फैसल नसीर साहब ने ही कहा कि आप जाकर मिलिए, और ख़ुद भी फैसल नसीर साहब ने, जो कि फील्ड मार्शल रिटायर्ड सैयद आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री के बहुत करीब हैं, उनसे उन्होंने भी बातचीत करके यही कहा कि ये आप पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और मौजूदा सिस्टम के पांव तले से ज़मीन खींच रहे हैं, कालीन खींच रहे हैं, ये गिर जाएंगे, पूरा सिस्टम धड़म करके गिर जाएगा। पहले वाटर टेस्ट कर लें, एक दफ़ा इस मामले को धीमी आंच पर पकाएं। ये मोहसिन नकवी साहब की बात सुन के एकदम हाँ ना कर दें, ये बैकफायर कर जाएगी। दोनों जर्नलिस्ट ये क्लेम करते हैं कि, अब मैंने पहले भी आपको कहा कि बहुत सारे कहेंगे कि गिल साहब आप वहां बैठे हुए थे या जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, इसीलिए मैंने शुरू में कह दिया कि आप इसे गपशप समझें, सुनी सुनाई बात समझें, सिर्फ तमाम तफसील नोट करते जाएं। हो सकता आने वाले दिन इस गपशप को दुरुस्त साबित करें और हो सकता आने वाले दिन यही बताएं कि यह सब कहानी थी। दोनों जर्नलिस्टों के मुताबिक जो फैसल नसीर साहब हैं, उन्होंने उन्हें कहा कि आप पहले ये तो देख लें कि 3 साल हमने जो किया उसके बाद अवाम उनसे वाकई बदल हो गई है या अभी भी बहुत करीब है, तो एक टेस्टर लगा के देखते हैं, उन्हें निकालते हैं, पिम्स में एक चेकअप करवाते हैं और फिर दोबारा उनको ले आएंगे अगर मामलात जो हैं वो हमारी पकड़ में हुए और अवाम उनसे दूरी इख्तियार कर गई हुई। तो अगर वाकई अवाम का इतना इंटरेस्ट उनमें ना हुआ, को थोड़ा बहुत हुआ, तो फिर उन्हें जो भी हमने बाद में करना होगा, मतलब जहां भी मूव करना होगा वो कर लेंगे। इस बात पर क्योंकि एक शख्सियत लाहौर से निकली और उसका बड़ा वज़न है उस शख्सियत का आसिम मुनीर साहब के ऊपर, वो उनकी बहुत बात मानते हैं, बहुत ज़्यादा जो भी उनकी आप ये कह लीजिए एक्सेस भी है, इम्पैक्ट भी है। उन्होंने भी अपना जो भी जिद शिद करके उनसे ये बात मनवाई और फैसल नसीर साहब ने भी अदारा जाती, जो उनके पास डीजीसी की पावर्स हैं, आईएसआई का सारा, और वो भी इस सारे मामले के अंदर आपको पता है कि सारी मार धाड़ कत्लो गारत के अंदर वो भी शामिल हैं, तो उन्होंने भी इस सारे मामले को सैबोटाज किया। इसलिए ये जो लास्ट आखिरी लम्हा था, उस तक पीएमएलएन को नहीं पता था कि वो शिफा जाएंगे या पिम्स।
अरेंजमेंट भी आखिरी लम्हे किए गए। इसी वजह से अगर आप इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़मा की बातचीत सुने तो आपको अंदाजा होता है कि किसी को कोई पता नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं। इवन वहां पिम्स में भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। वहां जो अचानक से डॉक्टर लेकर आए, हालांकि बहुत सारे डॉक्टर्स पिम्स से उनको पहले भी उनकी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन वो डॉक्टर्स भी शायद सारे मुयस्सर नहीं थे। ऐसे डॉक्टर्स ला के छोड़ दिए जो इमरान खान साहब से पहली दफा इंटरेक्ट कर रहे थे। दूसरी तरफ शिफा में भी सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम किए हुए थे। किसी को नहीं पता था कि किसने प्रवेल करना है। आखिरकार मोहसिन नकवी साहब प्रवेल ना कर सके और उनकी जगह के ऊपर जो फैसल नसीर और लाहौर की जो शख्सियत है, जिनका फील्ड मार्शल के ऊपर गहरा असर और रसूख है, वो प्रवेल कर गए और इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल की बजाय उनको पिम्स लाया गया और वहां से वापस भेज दिया गया। तो ये पूरी स्टोरी हमारे सामने दो बहुत ही मोतबर जर्नलिस्टों ने रखी। उनका ख्याल ये है, वो कहते हैं कि हम हतमी तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन जो सिस्टम को हम रीड कर रहे हैं, शायद इमरान खान साहब को, क्योंकि उनकी सेहत के मामलात वाकई खराब हैं और यही वजह है, मेन वजह है आसिम मुनीर जख्मों पर मरहम रखने को, आसिम मुनीर कह दिया, मोहसिन नकवी जख्मों पर मरहम रखने को खुद भी तैयार हुए और आसिम मुनीर से भी बात की, क्योंकि कन्वे करने वालों ने मोहसिन नकवी को कन्वे किया कि पानी सर से ऊंचा हो रहा है, खान साहब की तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाएगी किसी टाइम तो फिर आपके लिए मसाइल बनेंगे, इसलिए वक्त पर उनके ट्रीटमेंट के लिए आप हाँ कर दीजिए। अब दोनों जर्नलिस्ट कहते हैं कि आगे हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जितनी सूझबूझ उन्हें है और जितना उनका इंटरेक्शन है मिलिट्री के अंदर बाहर, उनको यह लगता है कि आने वाले दिनों में कभी चांसेस हैं कि शायद खान साहब को दोबारा हॉस्पिटल में मूव कर दिया जाए इलाज करवाने के लिए और उनके इलाज की सहूलतें उन्हें दी जाएं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं बिल्कुल इस खबर की जिम्मेदारी नहीं लेता। ये खबर आप बिल्कुल सुनी सुनाई गपशप समझिए, बेशक समझिए आपका मैंने वक्त ज़ाया किया। सारी तफसील आपके सामने इसलिए रखी है कि आप इसे पेंसिल कर लीजिए, इन पॉइंट्स को अपने साथ पास लिख लीजिए। आने वाले दिनों में जो भी डेवलपमेंट हो उनको इन पॉइंट्स के ऊपर परखिए, मैं भी परखूंगा और फिर हमें पता चलेगा कि इन दोनों जर्नलिस्टों ने जो हमें खबर दी इसमें सच्चाई थी या ये भी हमें मामू बना रहे थे। तो ये हो गई खबर। एक मैंने आपको बताया कि अच्छा, ये सिर्फ हमारे पास ये जो खबर है, ये सिर्फ मुझे ये दो जर्नलिस्ट नहीं दे रहे, बल्कि 3, 4, 5 जर्नलिस्ट आप कह लें। 3 जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने खुद भी ये खबर रिपोर्ट की है। मसलन शाहिद मेतला अच्छा काम करते हैं, पहले भी मिलिट्री के अंदर की खबरें निकाल कर ब्रेक करते हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान को बिलाखिर हस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, इमरान खान और पीटीआई को रिलीफ भी ज़रूर मिलेगा। पीटीआई पर सख्ती के दिन ख़त्म हो गए। जब मई जून में कुछ ठोस मालूमात मुझ तक पहुंची कि इमरान खान को इंगेज किया गया, हालात व वाक़यात इसके बरक्स थे, तो इस पर दोबारा काम शुरू किया तो मज़ीद हैरानकुन इंकशाफात सामने आए। 1-2 रोज़ में ट्वीट करूँगा। हुकूमत को रुखसत करने के फैसले का काफ़ी अरसे से तो मैं बता ही रहा हूँ। ये शाहिद मेतला भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। फिर शाह नवाज कह रहे हैं कि इमरान खान को बिलाखिर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। ये शहजाद नवाज जो हैं वो भी अपना यही तज्जिया दे रहे हैं। फिर हामिद मीर साहब ने भी यही तज्जिया दिया कि 15 सितंबर तक उनको लगता है कि इमरान खान को कभी इम्कान है कि उनको हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा। हसनात मलिक साहब आगे कहते हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल के 8 मेंबर्स ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से डिमांड की है कि जो आपका फैसला है उसे फौरी तौर पर इंप्लीमेंट करवाइए और इमरान खान साहब को फौरी तौर पर जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल करवाइए। या आपकी जो तौहीन अदालत हो रही है इसको ख़त्म करवाइए। ये भी एक बहुत ही खुशाइंद बात है हसनात मलिक साहब ने जो रिपोर्ट की है। फिर इसके साथ ही जो तीसरी खबर मैंने आपको कही थी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो किसान इत्तेहाद ने 25 सितंबर को अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। अब 27 को पीटीआई का है, 25 को उनका है। असदुल्ला खान साहब कह रहे हैं कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है और ये उनके नज़दीक बहुत ही मानी खेज कोइंसिडेंस है और देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। वो इसमें से भी बहुत सारे मानी तलाश कर रहे हैं। फिर आज एक और शोर मचा रहा, ये चौथी खबर आपके सामने रखते हैं और वो शोर ये मचा रहा कि उज़मा खान साहबा की तरफ से जो भंडारी साहब ने पिटीशन की जिसमें तौहीन अदालत के लिए, उसमें राणा सनाउल्लाह को भी, ख्वाजा आसिफ को भी,
उसमें शहबाज शरीफ को भी, अता तारड़ को भी और भी कई लोगों को उसके अंदर फरीक बनाया गया। मोहसिन नकवी साहब को उसमें फरीक ना बनाया गया। ये टेलीविज़न पर बात चल निकली कि मोहसिन नकवी को क्यों फरीक नहीं बनाया पीटीआई ने, ये तो पीटीआई ने को बहुत बड़ा शायद जुल्म कर दिया। बहरहाल उस पर जो उज़ैर भंडारी हैं उन्होंने उसकी तौजीह ये दी, जो वकील साहब हैं, कि भाई इन लोगों ने स्टेटमेंट्स जारी की थी, इसलिए हमने, क्योंकि तौहीन अदालत के लिए आपको उस शख्स का, ये सलमान अकरम राजा साहब ने भी टीवी पर आके बताया कि तौहीन अदालत के लिए आपको ये साबित करना होता है कि उस शख्स ने कोई ऐसा एक्ट किया है जिससे तौहीन अदालत हुई है। तो अता तारड़ ने और ख्वाजा आसिफ और जिन लोगों ने बयानात दिए हैं उन पर हमने, राणा सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, उन पर हमने कर दिया है, और हेड ऑफ जो गवर्नमेंट है उसके तहत शहबाज शरीफ पर भी कर दिया है, और बाकियों पर जैसे जैसे कोर्ट आगे चलेगी देखेंगे। मोहसिन नकवी ने कोई बयान ही नहीं दिया, तो इस वजह से हमने उस पर उनका नाम जो है वो नहीं लिया, या उन पर हमने ये तौहीन अदालत नहीं लगाई। अब इस पर लोगों ने कहा कि यार वो क्यों नहीं आपने लगाई, जो मोहसिन नकवी, उन्हीं के नीचे तो इंटीरियर मिनिस्ट्री आती है, उन्हीं के नीचे तो चीफ कमिश्नर आते हैं जिन्होंने नज़रसानी की थी, उन्हीं के नीचे जेल आती है। वो स्टेटमेंट देना दें तौहीन अदालत तो असल उन्हीं के डिपार्टमेंट ने की है। बहरहाल इस पर मैं सिर्फ इतना ही तज्जिया करता हूं कि पिछले चंद दिनों से आप ये देख सकते हैं, पिछले चंद हफ्तों से, कि नून लीग के जो गमाश्ते हैं, वो अबसार आलम हों, वो अंसार अब्बासी हों, वो सभी के सभी मोहसिन नकवी के ऊपर हमलावर हैं। मतलब नून लीग की और मोहसिन नकवी की खूब ठनी हुई है या लड़ाई हो रही है। इसके साथ साथ कल हमने आपको खबर दी थी गालिबन पंजाबी वीलॉग में कि जो चीफ कमिश्नर हैं इस्लामाबाद के और आईजी हैं, वो जो बग्गी में बैठ के आ गए थे, याद होगा आपको, सदारती सवारी के अंदर, शाही सवारी में बैठ के 14 अगस्त की परेड वगैरह देखने आ गए थे, उनके खिलाफ भी शहबाज शरीफ ने सख्त एक्शन लिया है। वो भी एक्शन चीफ कमिश्नर और आईजी के खिलाफ नहीं है, वो दोनों अफसरान मोहसिन नकवी के लगाए हुए हैं, वो भी मोहसिन नकवी के खिलाफ ही एक्शन है। तो अगर ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, नून लीग वाले और मोहसिन नकवी साहब, तो फिर मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी के खिलाफ ये तौहीन अदालत ना लिखकर पीटीआई के वकला ने बहुत ही स्मार्ट काम किया है। हर बंदे से हर वक्त नहीं निपटना चाहिए, कई दफ़ा दिलो दिमाग को एक साइड पे रख के सिर्फ दिमाग से भी सोचना चाहिए। और अगर इस वक्त मोहसिन नकवी की और इनकी ठनी हुई है, और जो मोहसिन नकवी साहब ने जो कुछ भी किया है वो बाद में उसका हिसाब होता रहेगा। फिलहाल जो जिस तरीके से आप सबसे तेज तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कैदी, इमरान खान साहब, उनकी ज़ौजा बुशरा बीबी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, हमारे उमर चीमा, मियां महमूद रशीद, सेनेटर एजाज चौधरी और दूसरे अकाबरीन जितने भी जेलों में बंद हैं, और हमारे मिलिट्री कोर्ट्स वाले और हमारे वर्कर्स, उनको जितनी जल्दी बाहर निकलवा सकें, और बाद में देखा जाएगा कि कौन पहले किसके खिलाफ आपने आवाज़ उठानी और किसके खिलाफ बाद में। तो मैं अग्री करता हूं वकला की इस स्ट्रेटजी से कि वो स्मार्ट खेल रहे हैं, और जो इस वक्त की सूरत हाल है उसको भरपूर तरीके से रीड करके उस पर से मामला कर रहे हैं। माजरत, मेरी लाइट थोड़ी कम हो गई, जब मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की तो बाहर बहुत रोशनी थी और मुझे लगता था कि ये ख़त्म कर लेंगे हम वीलॉग, लेकिन बहुत जल्दी से बाहर की रोशनी ख़त्म हुई। सामने मेरे विंडो थी जहाँ से सूरज की रोशनी आ रही थी, तो ये लाइट इसमें कम हो गई। बहरहाल मैं ख़त्म करता हूँ वीलॉग ये कह के कि ये एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है, तमाम सिचुएशन आपके सामने रखी है, आने वाले दिनों में अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या हो रहा है। आखिरी खबर आपके सामने रख दें, जो कार्डियोलॉजिस्ट था जिसने, जो अख्तर बंदेशा साहब थे, डॉक्टर अख्तर बंदेशा, उन्होंने ये लिखा था कि इमरान खान साहब की सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी जो है वो करनी है। अब अगर वो टेस्ट करना है तो उसके लिए जाहिर है ऐसे हॉस्पिटल में लेके जाना है जहां पे फैसिलिटी होगी। आज एक अजीब ही काम हुआ, वो काम ये हुआ कि जो अर्दली हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने खुद ही 22 तारीख को ही एक्शन ले लिया, मतलब कल, कि पिम्स हॉस्पिटल के अंदर एंजियोग्राफी की जो मशीनें हैं, जो फैसिलिटी है, वो काम ही नहीं कर रही। वज़ीर आज़म जो इस वक्त अर्दली हैं, उन्होंने खुद अपने दफ्तर से एक्शन लिया कि ये पिम्स में ये काम ही नहीं कर रही मशीनरी। तो क्या दूसरे लफ्जों में वो मान गए कि वहां पर वो फैसिलिटी मौजूद ही नहीं है जिसके लिए इमरान खान साहब को जेल से बाहर लाया गया था। तो जब एक ऐसा हॉस्पिटल जहां एंजियोग्राफी की सहूलत ही मौजूद नहीं है, जो वज़ीर आज़म के दफ्तर ने खुद एक्शन लेकर एडमिट कर लिया, तो तौहीन अदालत एक और दर्जा आगे जाकर हो गई, प्रूव हो गई। तो फिर वहां इमरान खान साहब को ये लेकर क्यों गए थे? बहरहाल अब वज़ीर आज़म ने, शायद लगता है कि इमरान खान साहब की वजह से गरीब मरीज़ों का भला हो जाएगा, वहाँ पर एंजियोग्राफी को फौरी तौर पर उसकी सहूलत को दोबारा से रिस्टोर करने के अहकाम दिए हैं।
मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।